एपिसोड की शुरुआत में सैनाडा रैन की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी काजुमा बीच में आ जाता है। वो उसे एक जोर का पंच मारते हुए कहता है, हेड डिपार्टमेंट सैनाडा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम रैन के साथ क्या करने वाले थे? सैनाडा कहता है, तुम्हें नहीं पता काजुमा, वो अपने पैर किसी के लिए भी फैला देता है, चाहे वो कोई आदमी ही क्यों ना हो। उसे ये सब की आदत है। मैं भी बस उसके साथ थोड़े मजे करने जा रहा था। काजुमा उसका कॉलर पकड़ लेता है तो सैनाडा हंसते हुए कहता है, तुम्हारे अंदर इतनी गट्स नहीं कि तुम मुझ पर हाथ उठा सको। काजुमा उसे एक और पंच मारता है। वो रैन को बुला ही रहा होता है, पर तभी वो देखता है कि रैन वहां से जा चुका था। तभी उसे रैन का पेन पड़ा हुआ मिलता है जिसमें रैन रिकॉर्डिंग भी कर लेता था। इस बार भी सैनाडा ने जो भी कुछ कहा था वो सब कुछ उस पेन में रिकॉर्ड हो गया था, जिससे साफ सबूत मिल चुका था कि सैनाडा रैन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की कोशिश कर रहा था। सैनाडा काजुमा से कहता है, क्या तुम्हें पता भी है कि अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया तो कंपनी में तुम्हारी पोजीशन कैसी हो जाएगी? पर काजुमा उससे कहता है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वो तुरंत रैन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसे युगामी की कहीं सारी बातें याद आ रही थी जब युगामी ने उससे कहा था कि रैन को उसके पेरेंट्स ने एक अनजान देश में अकेला छोड़ दिया था। फाइनली उसे रैन दिख जाता है जो उससे दूर भाग रहा था। काजुमा अभी भी उसका पीछा कर रहा था तो रैन रोते हुए कहता है, काजुमा प्लीज रुक जाओ, अगर तुम मेरे नजदीक आए तो मैं अपनी जान ले लूंगा। काजुमा को रैन की बचपन की कही बात याद आती है जब रैन ने उससे पूछा था, अगर तुम्हें डेट करने का मौका मिले तो तुम किसे डेट करोगे? काजुमा एक सेकंड का भी इंतजार नहीं करता और रैन से कह देता है, रैन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे माफ कर दो कि मुझे तुम्हें बताने में इतनी देर हो गई। मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया था, पर अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उस वक्त मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। वो रैन के पास भाग कर आता है और उसे गले लगाते हुए कहता है, पर अब मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। प्लीज़ मेरे साथ रहो रैन, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मैं अब तुमसे कभी दूर नहीं होना चाहता, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ऐसा कहकर वो उसे किस कर लेता है। वो दोनों रोड पर किस कर रहे थे। आसपास के लोग उन्हें देखते हुए जा रहे थे, पर ना तो रैन को और ना ही काजुमा को कोई फर्क पड़ने वाला था। काजुमा की माँ दिखाई जाती है जिससे उसकी फ्रेंड पूछ रही थी, अभी तक काजुमा ने आपके फ़ोन का कोई जवाब नहीं दिया है। तो उसकी माँ कहती है, मैं काजुमा को कॉल करने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। मुझे नहीं समझ आया कि मैं उससे क्या कहूँगी। साओ तोमे के मैटर को लेकर क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस रात जब साओ तोमे ने अपना हाथ काट लिया था और वो काजुमा को विजिट करने के लिए गया था, मैं भी उस हॉस्पिटल में वहाँ मौजूद थी। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें रैन रोते हुए काजुमा से कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो काजुमा कि मैं तुमसे प्यार करने लगा, प्लीज़ वापस आ जाओ। काजुमा की माँ भी वहीं खड़ी थी जो ये सब कुछ देख रही थी। वो अपनी फ्रेंड को बताती है, उस दिन मेरा मन तो बहुत कर रहा था कि मैं रैन को अपने बेटे से दूर कर दूँ, पर शायद उसकी आवाज़ से मेरा बेटा जल्दी रिस्पॉन्ड करता। मुझे विश्वास था कि मैं रैन को उससे अलग कर दूंगी, पर मैं बहुत डर भी गई थी क्योंकि उन दोनों के बीच की फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अगले दिन जब मैं हॉस्पिटल गई तो एक चमत्कार हुआ। मेरे बेटे को होश आ गया था और उसने होश में आते ही सबसे पहले रैन के बारे में पूछा। इसलिए मैंने काजुमा को फोर्स किया था अमेरिका जाने के लिए, जिससे वो ये सब के बारे में भूल जाए, वो रैन को भूल जाए, क्योंकि अगर ये दोनों एक बार फिर मिलते तो इन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता था। पर किस्मत में कुछ और ही था। उन दोनों का प्यार इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्हें सच में कोई अलग नहीं कर पाया। फ्लैशबैक खत्म होता है। रैन काजुमा को गुड मॉर्निंग विश करता है और उससे टाइम पूछता है। काजुमा उससे कहता है, सुबह के 11 बज चुके हैं, तुम थोड़ा और सो जाओ, वैसे भी रात को पुलिस स्टेशन से वापस आते वक्त तुम काफ़ी लेट हो गए थे। रैन कहता है, नहीं, मैं उठना चाहता हूँ, मुझे शावर भी लेना है। काजुमा उसकी शर्ट निकालता है। रैन की बॉडी पर चोट के निशान थे। काजुमा उसे देखे ही जा रहा था तो रैन कहता है, मुझे इस तरह मत देखो, मुझे एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। काजुमा उसके चोट के निशान पर ही किस करते हुए कहता है, तुम हमेशा ब्यूटीफुल हो रैन। अब वो उसके हाथ पर बंधे हुए रिस्ट बैंड पर भी किस करता है तो रैन कहता है, तुम इसे निकाल दो क्योंकि अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। काजुमा बिल्कुल ऐसा ही करता है। अगले दिन रैन वो सारी रिकॉर्डिंग्स कंपनी के प्रेसिडेंट को सुना देता है। प्रेसिडेंट उस रिकॉर्डिंग्स को सुनने के बाद कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम इन्हें पब्लिक में शो करना चाहते हो? रैन कहता है, आखिरी के 10 सालों में पूरे 12 विक्टिम्स रह चुके हैं सर। हम सब विक्टिम्स हैं। हम सब के साथ उसने सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की,
तो उसे हम कैसे जाने दे सकते हैं? प्रेसिडेंट कहता है, पर अच्छा नहीं होगा कि तुम अपने खुद के भले के लिए ये सब कुछ भूल जाओ। इन रिकॉर्डिंग्स को शो करने पर लोगों को गलतफहमी हो जाएगी कि तुम एक गे हो, तो तुम्हें एम्बैरेसिंग फील नहीं होगा? रैन कहता है, मैं एक गे हूँ सर, और मुझे गे होने पर बिल्कुल शर्म नहीं आती, और ना ही मुझे ये लगता कि गे होना कोई पाप है। आपने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मेरी ट्यूशन्स फीस आपने की, और आपने फैमिली को लेकर जो भी कर्ज था वो सारा चुकाने में मेरी बहुत मदद की। उसके लिए थैंक यू सो मच। रैन जब बाहर आता है तो सारी लड़कियां रैन के पास आकर कहती हैं, इशिहार हसन, क्या ये बात सच है कि तुम जॉब क्विट कर रहे हो? हमने सुना है कि तुम अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो। हमें भी अपने साथ ले चलो, हम तुम्हारे साथ काम करेंगे। रैन कहता है, मैं आप लोगों को नहीं ले जा सकता, कम से कम कुछ सालों तक तो नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को डिसेंट सैलरी नहीं दे पाऊंगा। तभी आयुमी भी वहाँ आती है। आयुमी रैन को देखकर कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ, मैं भी जॉब क्विट कर रही हूँ। तो रैन कहता है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मेरे अलावा केवल आप ही एक चीफ हैं इस कंपनी में। अगर दोनों चीफ एक साथ कंपनी को क्विट कर देंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। काजुमा सोचने लगता है, उस दिन के बाद से मेरी और रैन की लाइफ में बहुत कुछ बदल गया था। काजुमा अब सीधे रैन को अपनी माँ के पास लेकर आता है और साफ साफ कह देता है, हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं। जब मैंने पहले दिन ही रैन को देखा था, मुझे तब से ही उससे प्यार हो गया था और मैं जिंदगी भर उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। काजुमा की माँ उसके सिर पर हाथ मारते हुए कहती हैं, इतने सालों बाद मिलने के बाद तुम सबसे पहले मुझसे ये लाइन कह रहे हो? उस वक्त जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला था तो मैं इस वजह से एंग्री नहीं हुई थी कि तुम दोनों मैन होकर एक दूसरे से प्यार करने लगे हो, बल्कि इस वजह से नाराज थी क्योंकि तुम दोनों अंडर एज थे और तुमने अपने पेरेंट्स के पीठ पीछे कुछ ऐसा किया जो बहुत गलत था। अब वो सीधे अपना सामान उठाते हुए कहती हैं, काजुमा, कम से कम मेरे फ़ोन को पिक कर लिया करो। तभी रैन कहता है, मैं आपको कांटेक्ट करूँगा, मैं आपकी काजुमा से हर बार बात कराया करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप काजुमा को बहुत प्यार करती हैं। काजुमा की माँ उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, तुम्हें अपनी फैमिली को भी कांटेक्ट करना चाहिए, चाहे वो तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई ही क्यों ना दे, कम से कम उन्हें तुम्हारे बारे में पता तो चल जाएगा ना। अपनी माँ के जाने के बाद काजुमा सोचने लगता है, हमारी लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता अगर हम उसका सामना एकदम साहस के साथ करें। दोनों अपनी रिलेशनशिप के बारे में अपने फ्रेंड को भी बता देते हैं, जो उन दोनों के लिए बहुत खुश था। युगामी भी रैन को कॉल करते हुए पूछता है, तो अब तुम दोनों के बीच सब कुछ कैसा चल रहा है? रैन कहता है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। रैन उससे बात कर ही रहा था, तभी काजुमा अपने हाथ में कुछ लेते हुए आता है और रैन से पूछता है, तुम इसे हमारे घर में कहाँ रखने वाले हो? रैन उसके साथ बातें करने में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि वो भूल ही जाता है वो फ़ोन पर युगामी से भी बातें कर रहा था। युगामी को ही कॉल कट करना पड़ता है। वो दोनों न्यूज़ में देखते हैं कि सैनाडा को अरेस्ट कर लिया गया था। उसके खिलाफ काफ़ी सारे केस दर्ज हुए थे। आखिरी 10 सालों में वो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को ड्रग देकर उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया करता था। दोनों साथ में बैठकर सोच रहे थे, एक नए बिजनेस की शुरुआत करना उतना भी आसान नहीं है। तभी रैन काजुमा के गले लगते हुए कहता है, मेरी लाइफ में तुम एक सन की तरह हो जो हमेशा मुझे वार्मथ देता है। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कोई भी झूठ नहीं है, कोई भी सीक्रेट्स नहीं है। काजुमा उससे कहता है, मुझे भी वार्म फील होता है जब भी तुम मुझे टच करते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं वो बनकर रह सकता हूँ जो मैं हूँ। मुझे कुछ और बनने का दिखावा नहीं करना पड़ता। रैन कहता है, पर शायद मैं तुम्हें रोक रहा हूँ काजुमा, तुम्हारे करियर को लेकर। शायद तुम्हें वापस उस जॉब को ज्वाइन कर लेना चाहिए। हमारे बिजनेस के बारे में अभी हम कुछ नहीं जानते। वो एक बड़ी कंपनी है, तुम्हें उसे ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। जब मेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा फिर एक दिन हम दोनों शादी कर लेंगे। इससे पहले कि रैन कुछ और कह पाता, काजुमा उसे किस कर लेता है। काजुमा उसके ऊपर आते हुए कहता है, रैन, तुम्हें पता है जब मैं विदेश में था, जब हम दोनों एकदम अलग अलग थे, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ जब मैं बहुत लो फील करता था, और जब भी ऐसा होता था मैं हमेशा तुम्हें याद करता था। तुम्हें याद करते ही मुझे एक पुश मिलता था जिससे मैं हमेशा आगे बढ़ता गया, और आज मैं यहाँ हूँ तुम्हारे सामने, इसलिए हमेशा से वो तुम हो मेरी लाइफ में जो मुझे गाइड करते हुए आए हो। तुम मेरी लाइफ में एक सन की तरह हो और अब मैं तुम्हें खुद से अलग कभी भी नहीं होने दूंगा। तुम मेरे सब कुछ हो रैन, तुम मेरे टोक्यो इन अप्रैल हो। लास्ट में एक सीन दिखाया जाता है, काजुमा कह रहा था,
जब मैं टोक्यो आया था मुझे हमेशा से लगता था कि यहाँ आते ही मुझे ऐसा क्यों फील होता है जैसे मेरा यहाँ से कोई रिश्ता है। अब मैं समझ गया, क्योंकि टोक्यो में मेरा दिल है। टोक्यो ही वो जगह है जहाँ पर मेरा सब कुछ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि टोक्यो में रैन है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड, साथ में ये सीरीज़ भी ख़त्म हो जाती है। कैसी लगी आप लोगों को ये सीरीज़, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब मुझे नेक्स्ट कौन सी सीरीज़ शुरू करनी चाहिए ये भी ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।